बस फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भारत की सबसे बड़ी महिला पलटन भारत ने सूडान के आबादी क्षेत्र में, ठीक है, यूएनपीएफ में सबसे बड़ी महिला पलटन भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक देशों को संघर्ष से शांति की ओर कठिन शीघ्र परिवर्तन करने में मदद करने के लिए सुरक्षा और राजनीतिक शांति निर्माण सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भारत की सबसे बड़ी महिला पलटन 2007 में भी भारत ऐसा पहला देश था जिसने महिला पलटन को भेजा था यूएनपीएफ की तरफ से। 2023 में भारत ने फिर से यूएनपीएफ की तरफ से सबसे बड़ी पलटन भेजी है, ठीक है? उसके बाद भारत ने क्या किया, सूडान के आबादी क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की यूएन की तरफ से और संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना और बुनियादी सिद्धांत पर आधारित। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की बुनियादी सिद्धांत मतलब इसमें कौन-कौन शामिल होगा? पार्टियों की सहमति मतलब होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग ना करना। चार्टर 25 के तहत आप संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने करने और उन्हें लागू करने के लिए सहमत हैं। जो आर्टिकल 25 के तहत जिनने साइन किया है, वो और वही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद माने जाएँगे। उन्हीं के देशों में संयुक्त शांति सेना भेजी जाएगी। मई 2023 तक 7,278 शांति सैनिकों के साथ वैश्विक स्तर पर तैनात कर्मियों के मामले में बांग्लादेश शीर्ष पर है, ठीक है? दूसरे नंबर पर नेपाल ने 6,231 के साथ दूसरा सबसे बड़ा योगदान दिया है नेपाल ने। तीसरे नंबर पर 689 के साथ तीसरे स्थान पर था। भारत है। भारत का 689 के साथ तीसरे स्थान पर। फर्स्ट पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर नेपाल है, तीसरे पर आपका भारत है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 27.89% और उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों का प्रतिशत कितना है? 27.89% है। फिर सेकंड नंबर पर चाइना है तो 1.15.21% है चाइना का और उसके बाद है थर्ड पर जापान है 8.56% है और उसके बाद है जर्मन का 6.9% शांति स्थापना कार्यों में सबसे अधिक धन का योगदान करते हैं। मतलब ये सबसे अधिक शांति स्थापना कार्यों में सबसे अधिक धन का योगदान करते हैं। अमेरिका फर्स्ट पर, चाइना सेकंड पर, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर जर्मन है, ठीक है? तो ये कल का टॉपिक था वो आधा था और आधा उधर था, आधा इधर था, इसको कनेक्ट करके पूरा कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। हम मंथ वाइज़ सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन में या एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, 32 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और भारत एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू का नेतृत्व संभालेगा जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक में है। ठीक है? और ये इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों न्यूज़ में था? एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू भारत अभी मतलब इसका एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का भारत अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका नेतृत्व अभी भारत सँभाल रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है जैसे कि सदस्य देशों के बीच में डाक संबंधों का विस्तार और इसका लक्ष्य है कि लक्ष्य सदस्य देशों के बीच में जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में डाक संबंधों का विस्तार करना, उनको सुविधा और सुधार मतलब सुविधा देना और सुधारना और डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा देना, इसका यही लक्ष्य है। ये जो अलग-अलग देश हैं, अलग-अलग देशों के बीच में डाक सुविधाएँ जो हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये है और आप इसको लिख लीजिए। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन अध्यक्ष भारत अभी चुना गया है इस वजह से और एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
यूपीयू एकमात्र प्रतिबंधित संघ है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। जो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये पूरे विश्व में डाक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। ठीक है? जो मतलब पूरे विश्व में डाक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर करने का काम करती है, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये नोट कर लीजिए और ये पूरे विश्व में मतलब जो देश होते हैं ना सारे जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जो सदस्य देश हैं, उनके बीच में जो डाक सेवाएँ हैं, तो उनको मतलब सुचारू रूप से सेवा प्रदान करने के लिए उनको सुचारू रूप से मतलब चलाने और उसको मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच में जो डाक सेवाएँ हैं ना, उनको बढ़ाने और बेहतर बेहतर मतलब काम एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू एकमात्र प्रतिबंधित संघ जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है या मान लो एक स्थानीय निकाय है और ये पूरे विश्व में डाक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं ना, उनके उनके बीच में डाक सेवाओं को बेहतर और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है? और जो हाँ, काम करता है उसके बाद ये क्या बोलते हैं, उसी का ये जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, उसी का एक क्षेत्रीय निकाय है ये उन्हीं सदस्यों में से, ठीक है? आप लोग अब इसको शॉर्टकट में अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसमें लिखिए कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बैंकॉक में है। इसकी अध्यक्षता अभी भारत सँभाल रहा है, ठीक है? और एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन प्रशांत क्षेत्र के 32 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, ये याद रखना, एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मतलब जो सदस्य देश हैं ना, उनके मतलब उन सदस्य देशों के मध्य जो डाक संबंधी संबंधों का जो विचार और सुविधा और सु सुविधा और विचार, सुविधा सुविधा और सुधारना मतलब सुविधा देना और सुधारना, डाक सेवाओं के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है? और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये नोट करिए और ये एजेंसी जो है वो पूरे विश्व में डाक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं ना, उनके बीच में डाक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर करने का काम करता है, ठीक है? उसी का एक क्षेत्रीय निकाय है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक है? आप इतना शॉर्टकट में लिख लीजिए, अपने को नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे हम बढ़ते हैं। याद रखने वाली क्या-क्या चीज़ें होंगी? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एक एक क्षेत्रीय निकाय है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है? और ये तीसरा क्या है? ये पूरे विश्व में ये जो एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है यूनिवर्सल पोस्टल ये पूरे विश्व में डाक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है और सदस्य देशों के बीच में डाक सेवाओं को बेहतर बढ़ बढ़ावा देन बेहतर बेहतर बढ़ाने और बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक है? तो उसी का ये एक क्षेत्रीय निकाय है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन और इसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? तो ये अलग-अलग देशों के बीच में डाक सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया है इसने सदस्य देशों के मध्य डाक संबंधियों को विस्तार, सुविधा और सुरक्षा सु सुविधा और सुधार करना, डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। आप ये 3 चीज़ें लिख लीजिए। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में एपीपीयू 3 निकायों से बना है, ठीक है? पहला है कांग्रेस, दूसरा कार्यकारी परिषद, तीसरा है एपीपीयू ब्यूरो। मतलब जो ये कांग्रेस है ना, यह संघ का सर्वोच्च अंग है और ये एपीयू कांग्रेस के 2 साल बाद इसकी बैठक होती है और इसके बाद है दूसरा कार्यकारी परिषद इसमें सभी सदस्य शामिल होंगे और संघ के काम को सुनिश्चित करने के लिए हर साल इसकी बैठक होती है, ठीक है? तीसरा एपीपीयू ब्यूरो यह सदस्य के लिए संपर्क और सूचना
पूछताछ प्रशिक्षण के लिए एक निकाय के रूप में कार्य करता है, सॉरी, ये सदस्यों के लिए संपर्क, सूचना, पूछताछ और प्रशिक्षण के लिए एक निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका ये डेली बेसिस पर मतलब देख-रेख करता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एपीपीयू ब्यूरो मतलब सभी सदस्यों के लिए संपर्क, सूचना, पूछताछ, प्रशिक्षण के लिए एक निकाय है। निकाय मतलब एक ऑर्गेनाइज़ करना मतलब के रूप में कार्य करता है, ऑर्गेनाइज़ के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट पे। नई भुगतान विधियाँ यूपीआई, लाइट 1, 2, 3 पे और अन्य यूपीआई क्या है? तो हम सब लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई एक स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशन को संदर्भित करता है। मतलब जो उपयोग करता है ना, वो बैंक खाते के बीच धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये हुआ कि आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेज सकते हैं। पहले हमें पैसे किसी को भेजने होते थे, तो उसके 2-3 उपाय थे। पहला है कि नेट बैंकिंग करना, फिर दूसरे में बैंक जाकर बैंक में नेफ्ट आरटीजीएस करना, फिर तीसरे में कैश देना। तो कैश में क्या था कि खुद बैंक जाओ, निकालो और फिर खुद देकर आओ। तो ये फॉलो करना पड़ता था। अब क्या है आरबीआई ने नए चेंजमेंट कर ये सब एक नॉर्मल सिस्टम चला आ रहा था, पर आरबीआई ने एक न्यू सिस्टम लॉन्च कर दिया, एक यूपीआई 1 2 3 पे क्या लॉन्च किया यूपीआई 1 2 3 पे क्या, है ना? तो यह एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? और यूपीआई का और क्या प्रोसेस होगा जैसे किसी का अकाउंट नंबर ना भी हो, तब भी आप और अकाउंट नंबर ना भी हो और मोबाइल मतलब अकाउंट नंबर ना भी हो और मोबाइल नंबर हो या यूपीआई आईडी हो या क्यूआर कोड हो, तब भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक खाते से दूसरे खाते में। ये इसकी विशेषता है, जैसे ये यूज़र का जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल आईडी है, वो किसी को पता नहीं चल पाती है। जो हम अभी शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं, आप सब लोग उसको नोट डाउन करते जाइए, बाद में हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको किसने बनाया है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाई गई एक मोबाइल भुगतान प्रणाली है, ठीक है? जैसे कि अब हम देखते हैं यूपीआई क्या है और यूपीआई 1 टू 3 पे क्या है? यूपीआई क्या है और सेकंड न्यूज़ थी यूपीआई लाइट क्या है? इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, अब इसको देखते हैं। यूपीआई 1 टू 3 पे क्या है? भारत में नकदी आधारित लेन-देन को कम करने के लिए आरबीआई ने यूपीआई की शुरुआत किया है, ठीक है? आबादी के एक बड़े प्रतिशत के लिए जिनके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं है, मतलब अभी भी कोई काफ़ी लोगों के पास में स्मार्टफ़ोन नहीं है। ये इसलिए आरबीआई ने इस समस्या को हल करने के लिए यूपीआई 1 टू 3 पे की शुरुआत किया है। मतलब जो ग्राहक होंगे ना, तो इसमें स्कैन और भुगतान को छोड़कर यूपीआई 1 टू 3 पे का उपयोग करके सभी लोग लेन-देन के लिए अपने फीचर्स का उपयोग कर सकेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि क्या होता है आरबीआई ने इस समस्या को तो हल कर दिया, ग्राहक स्कैन की सुविधा इसमें नहीं होगी। इसमें मतलब एक मोबाइल फ़ोन मतलब आरबीआई इसको लॉन्च करेगी, उसमें पहले से एक फ़ंक्शन होगा, फ़ंक्शन डिवाइस होगा, एक मतलब ऐप होगा, वो पहले से उन फ़ोनों में मतलब डाउनलोड होगा, मतलब पहले से ही होगा उन फ़ोनों में जो अभी न्यू फ़ोन आएँगे, तो उसमें जैसे की बटन वाले फ़ोनों में वो ऐप डाउनलोड मतलब पहले से रहेगा, तो उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। यही है यूपीआई लाइट। और अब के फ़ोन में मतलब ये नहीं कि पुराने फ़ोन हैं और पुराने फ़ोन में मतलब ऐसी सुविधा डाउनलोड हो जाए या ऐसा कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। जो अभी न्यू मार्केट में फ़ोन आएँगे, तो उसमें ये मतलब फ़ंक्शन और ये मतलब ऐप जो होता है पहले से डाउनलोड होगा, बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई लाइट का मतलब यही है। और ना अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और ना मोबाइल नहीं अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड यूपीआई 1 टू 3 पे एक मतलब ऐप होगा जो पहले से उस मोबाइल में होगा। इसके ज़रिए लोग बिना इंटरनेट के ज़रिए भी लोग बैंकों में एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का कार्य कर लेंगे। इसमें स्कैन को छोड़कर बाकी यूपीआई आईडी से पैसे का लेन-देन किया जा सकता है। बेसिक फ़ोन के लिए ये यूपीआई 1 टू 3 पे लाया जा रहा है। अब यूपीआई लाइट क्या है? तो यूपीआई जो लाइट है वो एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। यूपीआई ऐप में यूपीआई लाइट की सुविधा दी जा रही है, ठीक है? जो ऐप है उसी में यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। मतलब जैसे कि आप सेंटर फ्रेश या चॉकलेट या पार्ले जी मतलब दिन में कई बार आप पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट और जिसको आप करते हैं उसका अकाउंट दिन में कई बार एक्टिवेट होता है। तो नेट बैंकिंग को बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो नेट बैंकिंग को बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इस तरह से भारत की आबादी 104 करोड़ है। तो आप सोचिए कि इतना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वैसे भी बैंक में इतनी भीड़ रहती है, वर्क भी देर से हो पाता है। तो इसलिए आरबीआई ने ये सुविधा ग्राहकों के लिए मतलब हम सबके लिए ऐसा मतलब आरबीआई ने ऐसी एक नई सुविधा लॉन्च की। तो यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है और इसमें जो नेट बैंकिंग पर अब यूपीआई में एक वो जो लाइट यूपीआई ऐप होगा, उसी के अंदर एक यूपीआई लाइट सिस्टम होगा ऐप में ताकि आप एक उसकी लिमिट होगी कि 2000 तक इसमें पैसे आप रख सकते हैं और बाकी मतलब आप उससे पेमेंट करते रहेंगे दिन में कई बार, तो वो आपकी फ़ोन की हिस्ट्री में यूपीआई लाइट में मतलब यूपीआई आईडी जो होगी उसमें इसमें फ़ोन में आपकी हिस्ट्री में दिखाएगा आपने कितना पेमेंट किया क्या है। ये बार-बार उसमें बैंक अकाउंट में बार-बार एक्टिवेट नहीं होगा, वहाँ की हिस्ट्री पे नहीं चढ़ेगा। नहीं तो आपकी पासबुक भरती रहेगी और आप कई पासबुक के लिए वहाँ पे जाएँगे चेंज करने के लिए तो बहुत वक़्त लग जाएगा। तो ये एक सिस्टम है कि फ़ोन में ही मतलब रहेगा और इसके लिए मतलब बिना इंटरनेट के भी ये चल चल जाएगा, ठीक है? इंटरनेट की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक के सिस्टम के लोड को कम करने के लिए यूपीआई लाइट सिस्टम लाया गया है। यूपीआई सिस्टम क्या है? मतलब यूपीआई सिस्टम में एक ऑन डिवाइस वॉलेट होगा और वॉलेट में उस वॉलेट में आप मनी को एक ही बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो इस
वॉलेट में आप ₹2000 उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। तो मान लो आपके बैंक में एक ही बार मतलब एक्टिवेट होगा या बैंक के कंप्यूटर पर सर्वर पर एक ही बार चढ़ेगा कि आपने एक बार में ₹2000 मतलब निकाले। मतलब उसको आप ना वहाँ से ट्रांसफ़र करके यूपीआई ऐप में डाल लीजिए ₹2000 वन टाइम आपका पेमेंट होगा ₹2000 हो गया। आप उससे आप दिन भर कुछ भी शॉपिंग करते हैं, आप आराम से करते रहिए। आप उस यूपीआई लाइट से आप पैसे पेमेंट करेंगे, तो वो बैंक की हिस्ट्री में नहीं दिखेगा, वो आपके फ़ोन की ऐप की हिस्ट्री में दिखेगा। इससे नेट बैंकिंग की सुविधा के लिए और इसमें ऑफलाइन मोड से लेन-देन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कब कई बार नेट स्लो चलता है या पैसे फँस जाते हैं या पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं, बीच में फँस जाते हैं। तो इसी की मतलब असुविधा के लिए ये यूपीआई लाइट सिस्टम लाया गया। ये लाइट बिना इंटरनेट के भी चल सकेगा, कुछ में हो गया, कुछ में होना बाकी है। पहले में फ़ायदा क्या आया कि जो यूपीआई में क्या फ़ायदा आया कि ब आपको बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं देना है, पहले में ये फ़ायदा आया। तो यूपीआई लाइट है, ये ऑन डिवाइस वॉलेट है, तो इसके अंदर आप 2000 तक की पेमेंट कर सकते हैं। इसमें 2000 तक की लिमिटेशन है कि आप 2000 तक रख सकते हैं, 2000 से 5000 तक, इससे ज़्यादा नहीं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस यूपीआई एक स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशन को संदर्भित करता है और जिससे कि बैंक खाते हैं ना, उनके बीच में धन स्थानांतरित करने में जो पैसे मनी है वो ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है? और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये एक मोबाइल ऐप भुगतान प्रणाली बनाई गई है। तो जिसको जो ग्राहक होंगे वो बैंक खाता संख्या या मतलब अन्य चीज़ मतलब जो ग्राहक की निजी जो चीज़ें होंगी या बैंक अकाउंट नंबर नहीं जाएगा इससे। यूपीआई से और नकदी आधारित लेन-देन में कम करने के लिए आरबीआई ने ये यूपीआई की शुरुआत की है और एक बड़े प्रतिशत के लिए जिनके पास स्मार्टफ़ोन की कमी है जो लोगों के पास में, तो यूपीआई मतलब आरबीआई ने इस समस्या को हल करने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की। तो इसमें स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मतलब क्या है कि मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड हो तब भी आप इसमें और बिना बिना नेट के आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आप देखो यूपीआई लाइट क्या है, तो यूपीआई लाइट जो है वो ऑन डिवाइस एक वॉलेट है। वॉलेट एक मोबाइल एप्लीकेशन में पहले से डाउनलोड होकर आएगा और उसमें आप 2000 तक की पेमेंट रख सकते हैं। उससे दिन भर आप कितना भी पेमेंट करेंगे तो आपके फ़ोन हिस्ट्री में ऐप में वो हिस्ट्री में दिखाएगा, ना कि आपकी नेट बैंकिंग या खाते में या बैंक के कंप्यूटर में वहाँ पर लोड नहीं बढ़ेगा। इस तरह के भारत की 140 करोड़ आबादी है, तो इतनी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इसको हल्का करने के लिए आरबीआई ने एक ऐसा यूपीआई लाइट का उपयोग किया। यूपीआई लाइट लेकर आई। उपयोगकर्ता को अपने खाते से ऐप के वॉलेट में पैसा जमा कर लेना पड़ेगा और उससे आप पेमेंट कर लेंगे, ठीक है? बिना इंटरनेट के वास्तविक समय में भुगतान हो जाएगा और ये ऑन डिवाइस वॉलेट है। चरण 1 में यूपीआई लाइट लगभग ऑफ़लाइन मोड में लेन-देन की प्रक्रिया करेगा, ठीक है? और यानी कि डेबिट भुगतान बिना इंटरनेट के किया जा सकता है और खाते में क्रेडिट ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है? और हालाँकि भविष्य में यूपीआई लाइट को ऑफ़लाइन बनाने की योजना है। मतलब यूपीआई जो लाइट है ना, इसको ऑफ़लाइन बनाने की योजना है, भविष्य में है, ऐसा बोला गया है। और जो ग्राहक है मतलब जो लोग हैं ना, वो डेबिट और क्रेडिट दोनों को पूर्ण ऑफ़लाइन मोड में कर सकते हैं। ठीक है? अब हमने आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, इसमें शॉर्टकट करके भी बता दिया। अब आप तब भी शॉर्ट नोट्स ना बना पाएँ, तो अपने आप से कई बार उसको रीड करें और फिर समझें, तो फिर आप अच्छे से इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। वैसे भी मैंने बता दिया है, आप कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब सेकंड न्यूज़ है अंतर्देशीय जलमार्ग। देश में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग 24 राज्यों में ये फैला हुआ है 20,275 किलोमीटर इसकी लंबाई है अंतर्देशीय जलमार्गों की। ठीक है? और यह राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग हैं और 13 न्यू एक्टिवेट हैं मतलब 13 अंतर्देशीय जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग है ना वो चालू है, परिवहन मतलब उनसे हो रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 इन कंट्री वाटरवे इसमें चेंज कर दिया गया है। 111 में 13 चालू है परिवहन के लिए। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत जो इन कंट्री के बीच में 111 वाटरवेज़ था, इनको चेंज करके अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग
घोषित कर दिया गया है। 24 राज्यों में घोषित है, 20,275 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों एनडब्ल्यूयू में से 13 एनडब्ल्यू शिपिंग नेविगेशन चालू है अभी, मतलब परिवहन के लिए। और इसके बाद अंतर्देशीय जो जल परिवहन आईडब्ल्यू आईडब्ल्यूयूटी मोड को व्यापक रूप से परिवहन के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो पर्यावरण होगा ना, उसको मतलब अधिक लाभ मिलेगा, जैसे कि डीज़ल, पेट्रोल, जैसे कि ट्रेन से या मतलब परिवहन से हम ये क्या करेंगे, अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब परिवहन सेवा अगर चालू करेंगे सड़क से या रेल से, रेलवे से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि मतलब पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित होगा। तो पर्यावरण बहुत दूषित होगा, तो अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब हम जल मार्ग से अगर परिवहन करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए सरकार इस पर अभी अधिक ध्यान दे रही है। आप सिर्फ़ इतना नोट कर लीजिए कि अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग एनडब्ल्यू 24 राज्यों में फैला है, 20,275 किलोमीटर लंबा है, 13 अभी परिवहन के लिए चालू है और पर्यावरण को अधिक लाभ होगा। इस पर सरकार अधिक ध्यान दे रही है। न्यूज़ है आपकी राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन एनटीटीएम। ये क्या है राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन, आप इसमें लिखिए कि एनटीटीएम ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो लिखिए कि कपड़ा मंत्रालय ने, ठीक है? ये इंजीनियर्ड उत्पाद उत्पाद मतलब इंजीनियर्ड उत्पाद है और इसका नाम क्या है? नाम इसके कई हैं, तो केवलर है, नोमैक्स है और केवलर, नोमैक्स और दोरोन दोरोन और स्पैंडेक्स। ये प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। इससे हम क्या-क्या बना सकते हैं? ये राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन कैसा होता है, क्या बना सकते हैं? तो हेलमेट बना सकते हैं और उससे हम बैट बना सकते हैं, ठीक है? और उससे आर्मी की जो आर्मी की वाटरप्रूफ जैकेट होती है, वो बना सकते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन एनटीटीएम में मतलब ये किसने कौन-से मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया। ये एक इंजीनियर्ड उत्पाद है, इसके नाम है एक केवलर, नोमैक्स, डोरोन, स्पैंडेक्स। ये प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। ये आप लिख लीजिए और इसका प्रयोग हम ये कपड़ा जो है राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन जो है, इसको बनाने के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं? क्या क्या बनाया जाता है? तो हेलमेट बनाया जाता है और जो बैट होता है ना, वो बनाया जाता है और जो बुल प्रूफ जो जैकेट होती है वो बनाई जाती है। ये मतलब ये बनाया जाता है, ये सारे प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। हेलमेट में और बैट में आर्मी प्रूफ जो जैकेट होती है उसमें इन सभी में प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े से इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे ही बने होते हैं। इनके गुणों की बात करें हम, तो इन रेशों में उत्पन्न कार्यात्मक गुण क्या होते हैं? मतलब इसमें बेहतर थर्मल प्रतिरोध, उत्कृष्ट और इंसुलेशन और उच्च दृढ़ता। मतलब जैसे आप कमरे को गर्म रखना चाहते हैं, तो कमरे में ये एक ऐसा राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन है, जिससे कि ये हीट को बाहर नहीं जाने देता है और ये हीट की मतलब क्षमता को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए जी आपका एक कमरा है, उसमें आपको हीट को और गर्म करके रखना है, तो उसमें बेहतर थर्मल मतलब राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिश्रण का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ये यही एक विशेषता है, यही गुण है कि बेहतर थर्मल प्रतिरोध वहाँ पर हीट को और हीट करके रखेगा और इंसुलेशन करके रखेगा, मतलब इसमें मतलब गर्मी बनी रहेगी। एक जगह से दूसरी जगह पर ऊष्मा को जाने नहीं देगा, उसको बाँध कर रखेगा। क्षमता होती है और तकनीकी वस्त्रों को इसके वस्त्रों के गुणों की अनुकूलित किया गया है, तो इसमें ये मजबूत होते हैं, स्थायित्व होते हैं और रासायनिक प्रतिरोध इनमें मतलब होता है, ज्वाला प्रतिरोध और नमी प्रबंधन। एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये मॉडल युग का एक टेक्सटाइल है, जिससे कि हमारे बेहतर थर्मल प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, ज्वाला प्रतिरोध से बचाता है, उत्कृष्ट इंसुलेशन नमी से भी बचाएगा, उच्च दृढ़ता मतलब कि मजबूत भी होगा, स्थायित्व होगा, उससे भी बचाएगा। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाना, ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ तो वो शॉर्ट कर बोल रही हूँ तो उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है? और आगे की राह क्या होगी? अनुसंधान, नवाचार और विकास संवर्धन है आपका अनुसंधान, नवाचार, विकास, संवर्धन और बाजार विकास। सेकंड नंबर पे लिखिए निर्यात प्रोत्साहन। तीसरे पर क्या लाभ होगा? शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास। कार्यान्वयन में लिखिए आप कार्बन में लिखिए कि वित्त वर्ष 2020 और 21 2026-27 तक 6 वर्षों तक की जैसे कि जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है टेक्सटाइल राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन टेक्सटाइल का। तो इसमें जैसे जहाज में प्रयोग किया जाता है ये टेक्सटाइल इस कपड़े का प्रयोग किया जाता है ताकि वहाँ पर आग लगती है तो वो फैलने से रोकता है ताकि जल्दी जलता नहीं है, उसमें बचाएगा। और जैकेट मतलब जो हेलमेट है, हेलमेट जो खिलाड़ी होते हैं ना, हेलमेट में ये कपड़े का प्रयोग किया जाता है ताकि नुकसान ना हो और मतलब लगे नहीं। और सेकंड है आपका हेलमेट में और बैट में और आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। अलग-अलग क्षेत्र में इसका बड़ा मतलब अलग-अलग क्षेत्र में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा का बहुत महत्व है और इसके बारे में हम इनके 4 घटक इसमें शामिल होंगे। एक अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास।
ठीक है? और ये बेहतर थर्मल प्रतिरोध मतलब ये क्या है बेहतर थर्मल प्रतिरोध मतलब रासायनिक प्रतिरोध से भी बचाव करेगा। ज्वाला प्रतिरोध मतलब जलेगा नहीं, ज्वाला से भी आपको ज्वाला से भी आपको बचाव करेगा और उत्कृष्ट इंसुलेशन मतलब नमी प्रबंधन में भी सहायक होगा। उच्च दृढ़ता मजबूत मतलब उच्च दृढ़ता रहेगी, काफ़ी टाइम तक टिकाऊ है, ये मजबूत है और स्थायित्व है और इसका लक्ष्य क्या है? ये तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाएगा और ये कार्यान्वयन इसी वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू होकर वित्त वर्ष 26-27 तक की 6 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के साथ अनुमोदित किया गया है। ठीक है? तो ये आगे की राह हो गई और ये 4 इसकी विशेषताएँ हो गई, 4 घटक हो गए, इनकी गुण और विशेषता हो गई। ठीक है? क्या-क्या मतलब है और मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसके जो इंजियार्ड उत्पाद के नाम केवलर, नैमैक्स, ड्रोन और इम्पैडेक्स ये सारे इसके नाम हो गए। वो ध्रुवी भालू मतलब शुरू में बताया था ना कि कौन-सी प्रजाति है, कहाँ पे पर्यावास करती है, उसका संरक्षण क्या है, उसकी गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है आप लोगों को। बात करते हैं ध्रुवी भालू को ध्रुवी भालू के बारे में। तो एक नया सर्वेक्षण आया है, एक नई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार जो हडसन खाड़ी में ध्रुवी भालू तेज़ी से तेज़ी से मर रहे हैं और मादा और युवा ध्रुवी भालू सबसे अधिक प्रभावित है। दूसरा ध्रुवी भालू जो होते हैं ना पृथ्वी पर सबसे बड़े मांसाहारी भूमि स्तनधारी होते हैं, ठीक है? जो ध्रुवी भालू है आर्कटिक जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर ये जो ध्रुवी भालू है ना, तो ध्रुवी भालू जो है आर्कटिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये वहाँ पे शिकारियों में से एक हैं। वे जैविक आबादी को संतुलन में रखते हैं। मतलब जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो छोटे जीव-जंतु हैं उनको उनका शिकार करते हैं ध्रुवी भालू। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर वहाँ का जो मतलब तंत्र होता है जहाँ पर भी ऐसा होता है, तो वहाँ का संतुलन बना रहता है। वरना तो अगर शिकार करने के लिए होएँगे नहीं जानवर, तो जो छोटे जीव-जंतु होंगे उनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी। तो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र ना बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है? उनके द्वारा की गई बड़ी हत्याएँ जो है वो आर्कटिक लोमड़ियों और आर्कटिक पक्षियों जैसी खोजी खोजी लोगों के लिए खाद्य संसाधन के रूप में काम करती हैं।